बेत हनून, जहां पर 19 अप्रैल में हमास ने आईडीएफ सोल्जर्स को मार गिराया था, वहीं पर उसी के बगल में दूसरी बड़ी घटना आज यानी 24 अप्रैल 2025 को हो गई है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। कल हम वीडियो नहीं जारी कर पाए, उसके लिए फिर से आपसे माफी मांगते हैं। हमने देखिए कल पूरी तरह से जो पहलगाम में अटैक हुआ उस पर हमने कंसंट्रेट किया, उस पर डीबी लाइव पे जो हमने इंटरव्यू दिया था वो आपके बीच हमने जारी भी किया। आगे भी उस फ्रंट पे बहुत कुछ हुआ है और ये एक पैरेलल, एक तरह से भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन के रूप में ये पूरा इलाका उभर रहा है और उसके बारे में हम आज भी बताएंगे। लेकिन एक कल स्पेशल वीडियो हम आपके बीच लाएंगे, केवल भारत पाकिस्तान पहलगाम हमले के बाद उनके रिश्तों के बीच क्या हो रहा है। दोनों तरफ से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी, उसका क्या मतलब है, पाकिस्तान क्या रिटेलिएट कर रहा है। यहां तक खबर आ रही है एक बीएसएफ जवान, इस समय भारत का बीएसएफ जवान पाकिस्तान की हिरासत में, उसको लेके भी बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं। उसके बारे में अंत में हम कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन विशेष तौर पे कल के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। हम देखिए अपने मुख्य विषय पे आते हैं, गाजा फिलिस्तीन। अभी तक देखिए गोलियों की आवाज आ रही है। अभी तक बेत हनून में आज यानी 24 अप्रैल 2025 को क्या हुआ उसकी पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन बड़ी घटना हुई है। जो सेटलर्स, जूइश सेटलर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो ये खबर दे रहे हैं कि ऑलरेडी एक आईडीएफ का सोल्जर मारा गया है और कम से कम 7 से 10 घायल हैं। ये क्या घात है, या जिस तरह से 19 अप्रैल को एक जीप पे आरपीजी मार के फिर उसके पीछे जो दूसरी जीप आ रही थी उसको भी मार के एक घात लगा के हमास ने घेर के मारा है, या फिर ये एक सीधा हमला है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जिस तरीके के ब्लास्ट सुनाई पड़ रहे हैं उस एरिया से, उसमें ऐसा लग रहा है कि हमास कुछ एक्सप्लोजिव डिवाइसेस उसने पहले वहां पर प्लांट की थी जो फटी, और उसके बाद इजरायली फोर्सेस जो आई वहां पर उनको दो तरफ से घेरा और उनपे गोलीबारी, ये गोलाबारी चल रही है। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी आ रही है कि सुरंगों से, कम से कम 2 सुरंगों से हमास के सिपाही निकले और उन्होंने निकल के, यानी जो 2 स्क्वाड्स हमास के जो पहले से एंगेज किए हुए थे आईडीएफ सोल्जर्स को, उनके अलावा 2 और सुरंगों से 2 और स्क्वाड्स निकले हैं और इस समय बुरी तरह से आईडीएफ को घेरा हुआ है। हो सकता है ये संख्या मरने वालों की और बढ़ जाए, ये भी हो सकता है कि और इजरायली सोल्जर्स इस बार कैप्चर कर लिए जाएं, क्योंकि पिछली बार 19 अप्रैल को महिला आईडीएफ सोल्जर्स कैप्चर होते होते रह गई थी, आपको पता है। ये देखिए बड़ी घटना जो ये हुई है। उसके साथ यमन ने जो कल, यानी जो मैं कल रिपोर्ट नहीं कर पाया था लेकिन पोस्ट में मैंने डाला था कि यमन ने किस तरीके से 2 हमले, एक तेल अवीव पे और एक हाइफा पे 2 हमले किए। आज हाइफा वाले हमले की डिटेल्स आए, वो भी मैंने आपको पोस्ट में उसका वीडियो भेजा है। हाइफा में यमन ने रमत डेविड जो आईडीएफ का मिलिट्री बेस है वहां मार दिया और हाइपरसोनिक मिसाइल मारी है। ये करीब आप 6 से 7 महीने बाद यमन ने हाइपरसोनिक मिसाइल मारी है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी जो स्पीड है, ये जो साउंड बैरियर से कई नॉट्स आगे है, ये इस तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल यमन ने शायद 7 अक्टूबर के बाद पहली बार मारी है और इजराइल को भारी नुकसान हुआ है, जिसको छिपाने की कोशिश हो रही है। हालांकि ये बात सामने आ गई है कि कम से कम यमन के हमले में 12 इजरायली सोल्जर्स घायल हो गए हैं। उसके साथ देखिए इन 2 घटनाओं के अलावा आज फिर आते हैं हम 24 अप्रैल पे, और 24 अप्रैल में गाजा में दूसरी घटना, अल तुफा, वो जगह जहां 20 अप्रैल को हमास के स्क्वाड ने इजरायली सोल्जर्स को मारा था। 19 अप्रैल को जो घटना हुई थी वो बेत हनून नॉर्थ गाजा की थी, 20 अप्रैल को अल तुफा में हुई थी। उसके पहले 17 अप्रैल को जो निजार एरिया है, ये खान यूनिस में साउथ गाजा में, वहां हुई थी। 3 घटनाएं हुई थी। तो ये जो चौथी घटना जो बेत हनून में हुई, उसके बाद 5वीं घटना जो अल तुफा में फिर आज हुई है। अल तुफा में 107 मिलीमीटर रॉकेट से आईडीएफ की एक टुकड़ी पे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने, हमास ने सीधे मार की है और जिसमें 2 आईडीएफ सोल्जर्स बुरी तरह से घायल हुए हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं और भी खबरें अभी आना बाकी है।
हम लोग साथियों एक बड़े अजीब से दौर से गुजर रहे हैं। हर तरफ कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन ये जो सारा कॉन्फ्लिक्ट है, ये अमेरिका ने जो 1991 के बाद जो दुनिया बनाई और जिस तरीके से उसको एक छत्र राज उसका चलाना चाहा और इजराइल उसका सबसे बड़ा लठैत था, ये वो दुनिया टूट रही है, उसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट है। और उस दुनिया का टूटना जरूरी है, क्योंकि अगर वो दुनिया नहीं टूटेगी तो नई दुनिया नहीं बनेगी, जहां पर जुल्म कम से कम होगा, या जो जालिम होगा कम से कम उसको सजा मिलेगी। और जो गरीब देश हैं, जो गरीब लोग हैं, या जो आप ये कह लीजिए कि गरीब ना भी कहिए, ग्लोबल साउथ के जो देश है, उनका समय आ रहा है, हर तरह से वो उभर रहे हैं। और ईरान, रशिया और चाइना का जो नेक्सस लगातार हमने स्थापित किया था, अब जो पहुंच गया है वहां पर एग्जैक्टली मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट तक उस हिस्से में आ रहे हैं। ये बड़े अलायंसेस बन रहे हैं इन तीन ताकतों के इर्द गिर्द, अमेरिका, रशिया, चाइना के इर्द गिर्द बड़े अलायंसेस बन रहे हैं। ईरान, रशिया, चाइना के अलायंस में, और ईरान उस अलायंस में एक स्वतंत्र पावर के रूप में भी उभर रहा है। इंडिया में देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट जोन अभी शुरू हुआ है, वो कौन सी दिशा लेगा, इसके बारे में कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने पहले कहा। और भी देखिए जो पूरी घटनाएं हुई हैं, हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। कल करीब 31 फिलिस्तीनी सिविलियन शहीद हुए, आज करीब 32 फिलिस्तीनी सिविलियन शहीद हुए। और जो 2-3 जगह जो बड़े मैसाकर्स जो इजराइल ने किए हैं, और जो बहुत ही दुखदाई है और जो हमेशा एक हम लोगों को परेशान करता है, वो देखिए जो एक तो देखिए वेस्ट बैंक, पहले वेस्ट बैंक में हम आ जाए। वेस्ट बैंक के कफ्र सूर राउंड अबाउट तुलकरेम साउथ में एक यंग लड़के को सीधे ऐसे ही एकदम सरेआम इजरायलियों ने गोली मारी है। फिर उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बहाना वो उसमें ढूंढ रहे हैं। फिर देखिए, फिर जो अल हुदैदा जबलिया यानी नॉर्थ गाजा में ही एक पुलिस स्टेशन पे आज सुबह इजराइल ने स्ट्राइक किया, और वहां पर उस पुलिस स्टेशन में कम से कम 6 जो फिलिस्तीनी सिविलियंस हैं उनकी शहादत हुई। नुसैरत में भी इसी तरीके से स्ट्राइक किया आज इजराइल ने, जिसमें 11 फिलिस्तीनी लगभग शहीद हुए हैं। कल की घटनाएं जो अलग अलग हुई थी वहां पर उसमें खासतौर पे कुछ अस्पतालों पे जो इजराइल ने, जो अभी भी अस्पताल सरवाइव कर रहे हैं बड़ी मुश्किल स्थितियों में, वहां पर एक तरह से वहां पर कल इजराइल ने हमला किया था। उस अस्पताल का नाम है मोहम्मद अल दुर्रा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, और मोहम्मद अल दुर्रा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में जो अटैक हुआ उसमें बड़ी प्लानिंग थी इजराइल की, बड़ा मैसाकर करने की। 70 से ज्यादा उसमें पेशेंट्स हैं, उनको मारने की, लेकिन उसमें मिराकुलसली, या कहिए भगवान के उससे आशीर्वाद से, या तो वो केवल 2 फिलिस्तीनी सिविलियन मारे गए, बाकी उसमें से बच गए। उसके बाद देखिए एक और घटना हुई है, अब ये कल हुई है कि आज हुई है ये नहीं पता, लेकिन पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की तरफ से खबर आई है कि ये एक मोराग एक्सेस पे जो साउथ ऑफ राफा है, यहां पर एक D9 बुलडोजर पे सीधे हमला किया है। D9 बुलडोजर पे एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से हमास फाइटर्स ने हमला किया है। और ये खबर, और ये वैसी ही खबर है 20 अप्रैल को इसी जगह जो मोराग एक्सेस है साउथ में, साउथ राफा में, वहां पर एक 20 अप्रैल को भी हमास ने हमला किया था। ये देखिए 2 लगातार ये पूरी खबरें आ रही हैं। और जबलिया पुलिस स्टेशन पे जो हमला हुआ है, मैंने उसमें जैसे कहा था 11 फिलिस्तीनी सिविलियंस मारे गए हैं। उसके बाद देखिए ये शहीद हुए। उसके बाद देखिए जो स्पेन शायद वो पहला देश है यूरोप का जिसने इजराइल को हथियार देने से मना कर दिया। 6 मिलियन की जो आर्म्स परचेज अभी होनी थी, जो स्पेन हथियार इजराइल को भेज रहा था, उसने उस पर रोक लगा दी है। ये बड़ी जीत है, ये बड़ी जीत है, क्योंकि स्पेन उसकी सरकार ने ये किया। ये केवल कोई आंदोलन या स्पेन में चलने वाली इजराइल की फैक्ट्री को लोगों ने नहीं बंद करा दिया। स्पेन ने बाकायदा स्पेन की सरकार ने इस तरह का आदेश ये पारित किया है। उसके बाद देखिए जो दूसरी बड़ी बात है कि बेन गेविर जो अमेरिका पहुंचे थे और ट्रंप के एस्टेट में गए थे मार्गोलो में, जहां पर उन्होंने मीटिंग्स को एड्रेस किया, ये सारी चीजें की। येल यूनिवर्सिटी पहुंचे। येल यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के बाद सबसे महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी अमेरिका की येल है, यानी हार्वर्ड, येल, स्टैनफोर्ड, ये सब आईवी लीग में आती हैं, जो दुनिया के सबसे
प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय माने जाते हैं। हार्वर्ड ने ट्रंप को स्नब कर दिया जब ट्रंप ने कहा कि अपने स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्ट करो जो प्रो फिलिस्तीनी है, तो हार्वर्ड ने मना कर दिया। येल में बेन गिवर पहुंचे, उनको बोतलों से, पानी की बोतलों से मारा है, ये मतलब वहां के स्टूडेंट्स ने बोतलों से एक के बाद एक वहां पर मारा है। और एक बड़ी घटना है ये, क्योंकि इस तरीके से किसी भी इजरायली पॉलिटिशियन का ऐसा स्वागत अमेरिका में नहीं हुआ अभी तक, ये पहली बार ऐसा हुआ। और इसको लेके अमेरिका की पूरी जूइश लॉबी है वो परेशान है। उसके साथ देखिए जो एक और चीज आ रही है इजराइल की तरफ से कि जो ट्रंप ने जो ईरान को बोल दिया कि तुम ईरान पे इजराइल को बोल दिया कि तुम ईरान पे हमला करो, उसको लेके और कुछ बहसें सामने आई हैं कि इजराइल के अंदर जो पूरा एक मामला है, जो अंदरूनी झगड़ा चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं रोज, उसको लेके एक चिंता यह है कि इस झगड़े की वजह से हम लोग स्ट्राइक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब ट्रंप ने तो कह दिया, ट्रंप ने तो एक तरह से ठीकरा फोड़ दिया इजराइल पे कि तुम करो, अगर तुम्हें इतना इंटरेस्ट है ईरान पे हमला करने का, हम क्यों करें, तुम करो। अब ईरान उसको इतना सीरियसली ले रहा है, ये भी नहीं कि वहां कोई ऐसा इजराइल उसको इतना सीरियसली ले रहा है, ये भी नहीं कि इजराइल का कोई ऐसा पॉलिटिशियन हो जो ये कहे कि भाई ये तो ट्रंप का मूड है, वो अपना कुछ कह देता है, हम ही लोगों को ये पहल करनी चाहिए कि जबरदस्ती ईरान के साथ किसी युद्ध में ना उलझे। लेकिन वहां बहस दूसरी हो रही है। ये देखिए एक बीमार समाज, एक बीमार राजनीति का ये लक्षण है। वहां बहस इस चीज पे हो रही है कि किसी भी तरीके से ये ईरान पे कैसे हमला करेंगे। ट्रंप को देखिए, ट्रंप ने कह दिया है ईरान पे हमला करो, तो अभी करेंगे या हो सकता है मई पे हमला हो। ये सारी चीजें देखिए हो रही है। उसके बाद जो व्हाइट हाउस, जो रशिया और यूक्रेन की जो बातचीत चल रही है, उसको लेकर ट्रंप के कुछ महत्वपूर्ण जवाब आए हैं। दरअसल आज कीव पे, यानी कीव जो यूक्रेन की राजधानी है, उस पर रशिया ने हमला किया है और वो हमला काफी सफल रहा है और ट्रंप इसको लेके परेशान है। उन्होंने कुछ अपना ट्वीट वगैरह किया कि व्लादिमीर प्लीज स्टॉप, मतलब प्यूटिन से कह रहे हैं प्लीज स्टॉप, रुक जाओ, अभी ये सब मत करो। और लेकिन रशिया ने भी ये कह दिया कि हम अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है, अगर अमेरिका की बात यूक्रेन नहीं मान रहा है तो हमें तो जल्दी से जल्दी यूक्रेन को हराना है। और यहां तक तैयार हो गया है ट्रंप की 20% यूक्रेन अपनी टेरिटरी रशिया को दे दे। लेकिन उसके कहने से क्या होता है, जेलेंस्की नहीं मानेगा। जेलेंस्की के पीछे यूरोप है, एक पूरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो अब उसको लड़ाया जा रहा है। तो ये बड़ा दिलचस्प, एक बड़ी दिलचस्प स्थिति पैदा हो रही है। दूसरी बात देखिए, जो चाइना के साथ जो टैरिफ वॉर अमेरिका की चल रही है, वो भी बड़े दिलचस्प मोड़ पर पहुंची है। और यहां पर जो नेगोशिएशन शुरू हो गए, जब उसके बाद जब से दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर 200% के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए, और भारत को भी चीन ने वार्न किया है कि अमेरिका के साथ कोई उस तरह का बायलैटरल, यानी सीधे सीधे अमेरिका और तुम कोई टैरिफ्स पे डील मत करना, क्योंकि हम जो हैं अमेरिका से ग्लोबली लड़ रहे हैं इस सवाल पे, तो हमारे साथ आओ। तो ये जो है व्हाइट हाउस आज थोड़ा सा झुकता नजर आया है चाइना के सामने, और व्हाइट हाउस ने इस बात को कहा है कि हम लोग अभी चाइना से कुछ बातचीत करेंगे। जो टैरिफ्स का जो लेवल है, जो 200%, ये 200% क्रॉस कर गया है, उसको हम नीचे लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए ईरान से बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई। अब ईरान में क्या है, ईरान का जो न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट है वो एक जगह है नतान्स ईरान में, जिसके बारे में हमने आपको बताया था, वहां पर वो बेस्ड है। लेकिन एक खबर ये आई है, और वॉशिंगटन बेस्ड इंस्टीट्यूट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इस नाम से, SIS, इस नाम से एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, थिंक टैंक। उस थिंक टैंक का कहना है कि ईरान ने जो नतान्ज में उसका यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है, यानी जहां न्यूक्लियर वेपन बन सकते हैं, वहां से उसने एक नया टनल कॉम्प्लेक्स एक खोदा है। एक नए टनल कॉम्प्लेक्स की तरफ वो अपने वेपन शिफ्ट कर रहा है कि अगर नतान्स पे स्ट्राइक होता है तो उसके पास विकल्प रहे। अब ये देखिए बड़ी खबर है, और इसको लेके बहुत बेचैनी है, क्योंकि इजराइल जो एक स्ट्राइक करने की बात थी वो नतान्स को थी या कुछ ऐसे नोन जगहों पे थी जहां पर यह बात नोन है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। लेकिन अब जब उन जगहों को शिफ्ट कर रहे हैं, जब ईरान गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहा है,
अब आप सोचिए कितना बड़ा दिमाग ईरान का है। पूरी वो अमेरिका और इजराइल को घुमाया जा रहा है। वहां बातचीत अमेरिका से, यहां अमेरिका पे हमला भी, अमेरिका पे पूरा अपना जबरदस्त राजनीतिक हमला भी, इजराइल से सीधे एंगेजमेंट नहीं करते हुए और इजराइल को थ्रेट रोज देता है, ये ईरान दे रहा है। सीधे कोई बातचीत नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट थ्रेट्स लगातार ईरान को दे रहा है कि तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ईरान नर्वस पे नर्वस हुआ जा रहा है। और उधर अपने को अंदरूनी जो ताकत है ईरान की, उसमें वो और अपने को पुख्ता कर रहा है, नए नए टनल्स बना रहा है, अपने जो वेपन्स हैं उनको डाइवर्सिफाई कर रहा है, उनको कई जगह छितरा रहा है, उस दोनों ही सूरत में जिससे फायदा हो। हमला होगा तो वो कई जगह से वो जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो अगर कई जगह फैले हैं तो एक साथ आके वो एक जगह को, मतलब जहां पर भाई आप हमला करेंगे तो एक दो फैसिलिटीज पे करेंगे, लेकिन उस हमले के जवाब में 4-5 फैसिलिटीज से जवाब आ जाए और वहां पर वो इंटरसेप्टर्स जो है ब्लॉक कर दे तो बड़ी बात हो जाती है। हमला अगर ये हो गया डिफेंस। एग्रेशन में, ऑफेंस में ईरान के पास ये ऑप्शन है कि क्योंकि उसने अपने इस तरह से वेपन्स छतराए हैं तो वो कई जगह से, कई पॉइंट से अटैक कर सकता है, इजराइल पे भी और अमेरिकन बेसिस पे भी, क्योंकि ईरान ने कहा है कि अमेरिकन बेसिस को हम नहीं छोड़ेंगे। भारत में देखिए जो जेडी वैंस यहां पर आए अमेरिकन राष्ट्रपति, और जब पहलगाम अटैक हुआ, इसी तरह से जब प्रेसिडेंट क्लिंटन आए थे तो वहां पर 36 सिंहपुरा अटैक हुआ था सिखों पे 2000 में, कश्मीर में बड़ा मैसेकर हुआ था। ऐसी घटनाएं होती एक लगातार अजीब तरह की हैं, जो अमेरिका का कोई आता है डिग्निटरी तो कश्मीर में अटैक हो जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये देखिए कल के वीडियो में मैं इसको कुछ टच करने की कोशिश करूंगा, जो स्पेशल इंडो पाक रिलेशन और कश्मीर पे होगा, और मैं करीब 4 से 5 बजे के बीच में उसको रिलीज करूंगा। तो जेडी वैंस देखिए ताजमहल देखने आज गए। ताजमहल को लेके क्या क्या बातें कही जाती है, लेकिन योगी की ये हिम्मत नहीं थी कि वो जेडी वैंस के सामने कुछ कहे या उनको आने से रोके। बकायदा उसने मतलब स्वागत करना पड़ा उत्तर प्रदेश सरकार को, सब कुछ हुआ। अब देखिए दूसरी एक बात आई है कि जो कुछ अमेरिकन सैटेलाइट्स ने यमन का जो नेटवर्क है उसको उसकी कुछ इमेजेस उन्होंने क्लेम किया है कि उसकी कुछ इमेजेस उनको मिली। अब उन इमेजेस में वो ये कह रहे हैं कि इनकी भी जो अंडरग्राउंड जो इनका फोर्टिफिकेशन है और इनका जो डिफेंसिव, इन्होंने एक अपना फोर्टिफिकेशन बनाया है यमन में, वहां पर ईस्टर्न फ्लैंक में, यानी पूर्वी जो यमन है वहां पर देखिए करीब जमीन के 4 मील नीचे 8 उन्होंने इस तरह के पैटर्न्स बनाए हैं। अच्छा, ये सारी बातें तो क्या है कि ये अमेरिका को सारी चीजें पता लग जाएंगी, ऐसा संभव नहीं है। तो लेकिन ये अमेरिका क्लेम कर रहा है। चलिए हम क्लेम भी मान लेते हैं। तो इस अमेरिका के पास अगर बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं भी जो नीचे तक वार कर सकते हैं, अभी वो उनको यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसको वो बड़ी लड़ाई के लिए, चाइना या रशिया से लड़ाई, उसके लिए उसको प्रिजर्व करना है, क्योंकि बंकर बस्टर बॉम्ब इतना आसान नहीं कि आप मारिए और उसको फिर से बनाने लगिए। वो बहुत उसमें टाइम लगता है। जितने हैं आपके पास, आपको बहुत ही सोच समझ के उनको यूज करना है। तो यमन का जो ये पूरा मामला आ रहा है, ये उन परिस्थितियों में आ रहा है कि यमन लगातार इजराइल पे हमला कर रहा है, उधर अमेरिका भी यमन पे हमला कर रहा है, लेकिन यमन का कोई नुकसान नहीं कर पा रहा है। यमन के किसी मिलिट्री फैसिलिटी पे कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ये हमेशा याद रखिएगा। और ये जो अमेरिका आने वाले दिनों में भी अमेरिका इस तरह की खबरें लाएगा कि हमने देखिए ये डिस्कवर किया, वो डिस्कवर किया, लेकिन उससे कुछ खास दाल गलने वाली नहीं है। दूसरी बात देखिए, एक सिस्टम, एक गाजा के लोगों को बाहर भेजने का एक नया तरीका अपनाया गया है, और इजराइल ने ये एक तरीका अपनाया है कि जो भी गाजा छोड़ना चाहे उसको $5,000 दिया जाएगा, एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, घर दिया जाएगा, वो मतलब कहीं भी जाए। उसमें 4 शायद ऑप्शन है, फ्रांस, इटली, इंडोनेशिया, मलेशिया, और वहां पर जाके उसको घर मिलेगा, उसको ये मिलेगा, लेकिन उसको अपनी सारी पैलेस्टीनियन आइडेंटिटी खत्म करनी होगी। कभी उसको वापस आने का कोई राइट नहीं होगा, उसको वो चीज भी खत्म करनी होगी।
मतलब उसको पूरा तरह से सारे रिश्ते गाजा से उसको काट देने होंगे। आप बताइए इन परिस्थितियों में गाजा छोड़ के कौन जाएगा। फिर भी खबर है कि करीब 110 जो कुछ लोग हैं गाजा से वो गए हैं। ये इजराइल का क्लेम है। लेकिन 110 क्या, तुम 1000 ले जाओ, 2000 ले जाओ, वो तो हमेशा ऐसे लोग हैं जो किसी आंदोलन में या किसी प्रतिरोध में नहीं पड़ना चाहते हैं। भारत में कितने गद्दार थे, कितने लोग लड़े आजादी के आंदोलन में। 1857 सबसे बड़ा था, उसमें सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन था। लेकिन उसके बाद आप देखिए तो बहुत बड़ा हिस्सा भारत का था। भारत इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा था जिसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, आजादी भी मिल गई। तो गाजा में भी देखिए कम लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक छोटा तो हिस्सा रहेगा जो इस लड़ाई से भागना चाहेगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसको इजराइल कोशिश कर रहा है। उससे जो ट्रंप का जो सपना है या जो उन्होंने कहा था कि गाजा खाली करके वहां हम रिवेरा बनाएंगे, कैसीनो बनाएंगे, वो नहीं होने जा रहा है, क्योंकि वहां तो इजरायली मारे जा रहे हैं। देखिए जैसे जैसे घटनाएं हो रही हैं, अभी ये जो घटना चल रही है इसमें पता नहीं क्या हो, क्योंकि बड़े बड़े एक्सप्लोजन अभी भी देखिए खबर आई है, बड़े एक्सप्लोजन सुनाई पड़ रहे हैं। और एक इजरायली टुकड़ी वहां पर बचाव के लिए गई है, वो भी फायर के अंडर आ गई है। और ये बेथनून की घटना मैं आपको फिर से याद दिला दूं, बेथनून के पास की, अभी एग्जैक्ट स्पॉट इसका अभी क्लियर नहीं है। उसके बाद जो एक बड़ी घटना है कि जो अफ्रीका में सूडान ने जो मिलिट्री सक्सेसेस एक सूडान की रही हैं और उसने जो अमेरिका और इजराइल द्वारा पोषित ताकतें हैं उनको पीछे किया है। उसके साथ साथ जो सोमालिया में, पुंटलैंड में, मॉरिटेनिया में, ये जो तमाम अफ्रीकन देश हैं जहां पर मुस्लिम एक अच्छी पॉपुलेशन है, वहां पर भी एक ऐसे संघर्ष उभर रहे हैं कि प्रो रशिया, चाइना, ईरान एक तरफ और प्रो अमेरिका और इजराइल एक तरफ। और अफ्रीका बहुत ही मिनरली रिच एरिया है और वहां पर लगातार इस तरीके से कोशिश हो रही है कि कोई भी जो ताकत है वो अपना कब्जा कैसे अच्छा बनाए। ईरान, रशिया, चाइना के साथ आने का फायदा ये है कि वहां पर वो लोग रिसोर्सेज को नहीं लूटते हैं, वो लोकल फोर्सेस को तरक्की करने के लिए पूरा अपना एक सपोर्ट देते हैं। फिर आप देखिए सीरिया में जो इस्लामिक जिहाद के 2 रेजिस्टेंस फाइटर्स को अरेस्ट किया था, उसको लेकर जैसे मैंने कहा था बवाल हो गया है। जुलानी के ऊपर सवाल उठ गया है कि ये फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के खिलाफ है क्या। जुलानी ने एक और बयान दिया है जिसमें उसने कहा है कि फिर से कि सीरिया जो है वो किसी फॉरेन कंट्री के अगेंस्ट अपने जमीन को इस्तेमाल नहीं होने देगा। भाई हिजबुल्ला ईरान पे हमला है, लेकिन ये बताओ तुम्हारे देश में तो इजराइल घुसा हुआ है, फॉरेन कंट्री। तो क्या इजराइल अब सीरिया का हिस्सा हो गया या सीरिया इजराइल का हिस्सा हो गया? ये तुम मानने लगे हो और कह रहे हो कि अब तो मतलब इजराइल फॉरेन कंट्री नहीं है, तुम्हारे अंदर घुसा है। अच्छा, टर्की को लेके भी आज टर्की की भी कुछ फोर्सेस घुसी हैं सीरिया में और जो कर्डिश फोर्सेस वहां पर है उनसे उनकी भी गोली चली है। तो वही बात सीरिया के बारे में लागू हो रही है कि सीरिया में दरअसल कोई सरकार इस समय नहीं है। सीरिया में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संघर्ष चल रहे हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष वही है फिलिस्तीन की आजादी को लेके। और जो सीरिया का रेजिस्टेंस है, वो जो सीरिया की भी आजादी, एचटीएस से आजादी, जुलानी से आजादी, इससे वो जोड़ के देख रहा है। उसके बाद देखिए जो इकोनॉमिक वर्ल्ड में जो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, डॉलर गिर रहा है, गोल्ड की प्राइसेस आगे बढ़ रही हैं। ट्रंप जो है वो यूएई और सऊदी अरेबिया का दौरा करेगा 13 से 16 मई के बीच, जिसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और उसके बाद देखिए लेबनान में को आईएमएफ ने एक बड़ा लोन दिया है $250 मिलियन का। ऐसा लोगों का मानना है कि इसमें बहुत सारी शर्तें हैं और जो सीक्रेट क्लॉजेज हैं उसके हिसाब से हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनीज सरकार को एक्ट करना है, लेकिन लेबनीज सरकार हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्ट कर नहीं सकती है। उसके प्रेसिडेंट और उसके प्राइम मिनिस्टर ये बोल चुके हैं और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आगे जाके ये किस तरह की परिस्थिति बनती है। और उसके बाद देखिए जो ईरान ने, फिर वही बात आ जाती है कि ईरान ने जो एक अपना, मैंने जो जैसे बताया था कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उसने शिफ्ट किया है और उसने फिर देखिए एक नए हथियार के बारे में ईरान के पता चला है।
और ये जो नया हथियार है ये एक ड्रोन है। पहले हमने आपको बताया था कि पानी से लॉन्च होने वाला ड्रोन ईरान ने तैयार किया है। ये जो ड्रोन है ये 2 पहाड़ों के बीच से लॉन्च होता है हवा में। ये सेल्फ प्रोपेल्ड ड्रोन है, यानी एक बार आप उसको छोड़िए तो वो नॉर्मल ड्रोन लगता है, उसका आकार बढ़ता जाता है। बस अजीब सी चीजें आपको लगेंगी कुछ, जैसे पौराणिक उसमें हमने सुना है या ये, लेकिन ये सच्चाई है। दुनिया इतनी तरक्की दुनिया ने कर ली है साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में, आम जनता को अशिक्षित रखा गया, उसको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, जैसे ईरान ने जो पानी से मारने वाला ड्रोन पैदा किया, मतलब एक अपना उसने इन्वेंट किया, वैसे ही उसने हवा में जो एक ड्रोन नॉर्मल है फिर वो एक्सपैंड करता है, यानी उसकी जो बॉडी है वो एक्सपैंड करती है और वो एक लीथल रूप ले लेता है। ये जो चीज है ये देखिए ईरान की एक्सपर्टीज है। जैसे चाइना की एक्सपर्टीज हमने बताई कि हवा में मतलब एयर में एक हवाई जहाज में कमांड और कंट्रोल सेक्टर, मतलब ये सेंटर बनाना जो जमीनी लड़ाई का मुआयना कर सकता है। रशिया का वो ओरेशनिक जो वेपन जो सूर्य की गर्मी के बराबर गर्मी ये पैदा करता है, नॉन न्यूक्लियर वेपन है लेकिन बहुत ही घातक है। तो ये देखिए आज के जो पूरे समाचार थे 23 और 24 अप्रैल के, बड़ी घटनाएं हुई हैं। और कल हम फिर भारत पे जो विशेष जो वीडियो है उसको लेके आपके बीच आएंगे और फिर शाम को जो रेगुलर फिलिस्तीनी स्लॉट है उसमें आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।